बढ़े 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, मौत हो चुकी है। गाजा में बमबारी लगातार जारी है और इस महायुद्ध का अब तक कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। तो आप देखिए किस तरह की ये पूरी तस्वीर अब भी इस महायुद्ध को लेकर सामने आ रही है। जिंदगी मौत में तब्दील हो रही है, कब्रिस्तान बनती ये पूरी धरती यहां पर नजर आ रही है। 48 घंटे में 350 जिंदगियों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। खान यूनिस में महातबाही मची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बोल दिया है कि वो अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले का जवाब जरूर देंगे। क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका फरवरी के महीने में ही ईरान पर बड़ा हमला कर देगा? रूस क्या करेगा? इजराइल क्या करेगा? एक बार फिर देखिए बाइडेन ने किस अंदाज में बदले की बात कही है। बाइडेन का इरादा उनके तेवर बता रहे हैं कि एक बड़े धमाके का जवाब वो बहुत बड़े हमले से देने जा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जॉर्डन और सीरिया बॉर्डर के करीब अमेरिका के बहुत ही खुफिया बेस पर हमला हुआ। इस मिलिट्री आउटपोस्ट का नाम है टावर 22। टावर 22 नाम के इस अड्डे पर ड्रोन से अटैक हुआ। बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए जबकि 25 से ज्यादा जख्मी हो गए। अब सवाल ये है कि अमेरिका की सेना सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर क्या कर रही है। हमला अमेरिका के अड्डे पर जरूर हुआ है, लेकिन जिस बेस पर अटैक हुआ वो जगह है अल-तन्फ और ये जगह सीरिया के अंदर है। इस हमले का इल्जाम ईरान पर लगा है, ईरान का समर्थन पाने वाले मिलिशिया पर लगा है और यही वजह है कि अब पूरे अमेरिका में 2 शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, #टारगेट ईरान। इस वक्त अमेरिका में ईरान पर हमला करने की मांग की जा रही है। इस वक्त ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर की धमकी दी जा रही है। इस वक्त गाजा के बाद ईरान को मिट्टी में मिलाने की डिमांड हो रही है। The options right now could be more intense strikes on some of the Iranian militias that have been launching these attacks, particularly in Syria, but also in Iraq. There's also the option, and we've already seen that some, including members of Congress, have been calling for direct strikes on Iran. This is a very important escalatory step. It's in some ways, it's what we've been worrying about for the past several weeks and to some extent for the last couple of months, in that US casualties was always seen as a red line. US deaths in all of these attacks that we've seen on various US interests, US bases, minor injuries, people targeted who weren't actually US citizens. हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से उस पर बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं और जंग की धमकी दी जा रही है, ये अमेरिका को युद्ध में धकेलने की साजिश है। جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه از توسعه درگیری در منطقه استقبال نمی کند، اما در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای نحوه حمایت از ملت فلسطین و یا دفاع از خود و مردم کشورشان در برابر هر گونه تجاوز و اشغالگری دخالتی ندارد. एक तरह से ईरान ने इस हमले से पूरी तरह किनारा कर लिया है, लेकिन हमला तो हुआ है और हमले को अंजाम देने वाले संगठन की डिटेल भी मौजूद है। ये इराक का संगठन है, नाम है इस्लामिक प्रतिरोध इराक। इस संगठन से ईरान का समर्थन करने वाला मिलिशिया जुड़ा हुआ है। ये संगठन गाजा पर इजराइल की बमबारी का विरोध करता रहा है और इससे पहले अमेरिका के अड्डों पर करीब 150 हमले भी कर चुका है। ये हमले मिसाइल से किए जा चुके हैं, ये हमले ड्रोन से किए गए हैं और हर बार अमेरिका का रिएक्शन कमजोर ही रहा। हालांकि अब जो हमला हुआ है
उसमें अमेरिकी नौसैनिकों की मौत ने बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। जिस मिलिट्री आउटपोस्ट टावर 22 पर हमला हुआ, उसकी सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। इस जगह को अल तन्फ गैरिसन भी कहा जाता है। ये जगह सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर है और अमेरिका का दावा है कि हमला जॉर्डन वाले हिस्से में हुआ है। यहाँ अमेरिका के 350 सैनिक रहते हैं। सीरिया की जमीन पर अमेरिका की फौज की तैनाती के पीछे ISIS का खतरा बताया जाता है, जबकि सीरिया की सरकार चाहती है कि अमेरिका यहाँ से अपनी फौज हटा ले। यही मांग ईरान भी करता रहा है। अमेरिका परेशान है क्योंकि इजराइल से शुरू हुए युद्ध के बाद अब ये जंग इराक, सीरिया और जॉर्डन तक जा पहुंची है। अमेरिका अभी तक सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं रहा है और उसने केवल इजराइल को हथियार सप्लाई करने में ही मदद की है। लेकिन अपने सैनिकों की मौत के बाद अब अमेरिका के सामने इस युद्ध में ना कूदने के विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। अमेरिका का एक समुद्री बेड़ा हमेशा ईरान के करीब मौजूद रहता है। उसकी परमाणु पनडुब्बियां भी ईरान के आसपास टहलती रहती हैं। अमेरिका को इस बार जवाब देना होगा। ये बात अब बाइडेन भी खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। एक तरह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का 2024 वाला मॉडल तैयार हो चुका है। ईरान ने एक स्पेस रॉकेट लॉन्च करके भी अमेरिका को बता दिया है कि उसे हल्के में ना लिया जाए। ये सिमोर रॉकेट है जिससे ईरान ने 3 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की हैं। 3 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का मतलब है कि ईरान अब एक मिसाइल से कई वॉरहेड अपने दुश्मनों पर लॉन्च कर सकता है। इब्राहिम रईसी की लीडरशिप में ईरान ने अपना स्पेस प्रोग्राम तेजी से बढ़ाया है और अमेरिका ऐसी रॉकेट लॉन्चिंग को बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। हालांकि ईरान की ड्रोन पावर, उसकी मिसाइल पावर और अब उसकी स्पेस पावर, ये तीनों इजराइल के साथ इराक के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। ईरान के ड्रोन यूक्रेन में एक्टिव रहे हैं। ईरान की मिसाइल हूती और हिजबुल्लाह के पास है और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत भी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अलमास एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। इजराइल का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट हिजबुल्लाह के हाथ लग गया है। हिजबुल्लाह अब उसी मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहा है जो उसने साल 2006 में हुए युद्ध के दौरान इजरायली सेना से कब्जे में ले ली थी। ये खबर इस तस्वीर के साथ बहुत गौर से सुनिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अलमास एंटी टैंक मिसाइल से ये खौफनाक हमला किया और फिर इसका वीडियो भी जारी किया। अलमास मिसाइल इजराइल की ही स्पाइक मिसाइल की कॉपी है जिसकी नकल पहले ईरान ने की और फिर ये मिसाइल हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दी। अब देखिए कैसे हिजबुल्लाह इससे कितना सटीक और खौफनाक निशाना यहां पर लगा रहा है। यानी इजराइल के खिलाफ उसी के वेपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किस तरह से हो रही है उसकी तबाही के लिए, क्योंकि ये पूरा सीक्रेट जो है वो हिजबुल्लाह के हाथ में लग चुका है। और देखिए किस तरह से ये अपनी बड़ी क्षमता से यहाँ पर अपने टारगेट पर निशाना साधता है और एक अचूक निशाना यहाँ पर लगता है। अलमास मिसाइल फायर यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से की जा रही है। अलमास मिसाइल से इजराइल का रडार तक उड़ा दिया गया। आप इस मिसाइल की ताकत को, इसकी महाताकत को यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये अपने टारगेट पर निशाना साधता है और चूकता नहीं। अचूक निशाना इसके जरिए लगाया जाता है और स्पाइक इजराइल की एंटी टैंक की मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता देखिए किस तरह से यहाँ पर सामने आती है। और इजराइल और अमेरिका इस वक्त ईरान और उसके समर्थित गुटों से घिरे हुए हैं और यही वजह है कि अमेरिका इस पर वक्त जो है बहुत ज्यादा अमेरिका पर ज्यादा दबाव है, वो ईरान को सबक सिखाए। लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि अगर ईरान पर हमला किया तो गाजा के बाद पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने का बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर भी आता है। ऐसे में अमेरिका को फिक्र है, इस बात की चिंता है कि उसके मिलिट्री अड्डों पर कहीं ईरान मिसाइलों से बरसात ना करते।
अलमास मिसाइल इजराइल की ही स्पाइक मिसाइल की कॉपी है, जिसकी नकल पहले ईरान ने की और फिर ये मिसाइल हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दी। अब देखिए हिजबुल्लाह इससे कितना सटीक निशाना लगा रहा है, यानी इजराइल के खिलाफ उसी की वेपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। एक तरह से ईरान इजराइल के अलावा अब अमेरिका को भी अपने आसपास के इलाकों में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अमेरिका खाड़ी के आसपास अपने अड्डों से उस पर नजर रखता है और वो कभी भी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहां तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन भी तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। अमेरिका की ऐसी ताकत का ईरान सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब वो अपनी ड्रोन वाली ताकत दिखाकर खाड़ी के इलाके में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। दरअसल ईरान की समुद्री सीमा के करीब स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज का इलाका है। 2019 के बाद से इस शिपिंग लेन को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ा है और अब यहाँ अमेरिका और ईरान का आमना सामना करीब करीब रोज की बात है। ईरान की कमांडो टुकड़ियां अमेरिका और यूरोप के जहाजों को लेकर बहुत मुस्तैद रहते हैं और जब भी किसी को अपने इलाके में देखते हैं तो हर तरह के ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए इजराइल के बाद अब ईरान से जुड़े मिलिशिया ने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है उसे भी समझ लीजिए। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत के 10 सैन्य अड्डे हैं। यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं। यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं। यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश है जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इन्हीं अड्डों को बचाने के लिए अमेरिका की नौसेना इन इलाकों में अपनी मौजूदगी हमेशा रखती है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर पनडुब्बियां और बड़े बड़े जहाज यहाँ से गुजरते हैं। एक तरह से ये ईरान को चैलेंज के तौर पर पेश किए जाते हैं ताकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां ईरान हमले की कोशिश करने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। अमेरिका ने यही प्रेशर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगातार बनाए रखा, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है अब उससे नहीं लगता कि अमेरिका का दबाव काम कर रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि ईरान का प्रेशर अमेरिका की तरफ ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि इन हमलों को अमेरिका से बदले के तौर पर भी देखा जा रहा है। क्योंकि अमेरिका का दोस्त इजराइल सीरिया में हुए कई मिसाइल अटैक के दौरान ईरान के कई कमांडरों को मार चुका है। हाल ही में ईरान ने एक मिलिट्री परेड में अपना S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिखाया। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसके बाद बारी आई ईरान के ड्रोन आरिश-2 की। ये एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है और ये एक आत्मघाती ड्रोन है, यानी खुद को बर्बाद करके टारगेट को तबाह कर देता है। परेड में अगला ड्रोन और खतरनाक है। कमान 12 100 किलो तक के बम और मिसाइल के साथ 2000 किलोमीटर की रेंज में ये ऑपरेट कर सकता है।
ईरान की लाल रंग की एंटी शिप क्रूज मिसाइल कौसर देखिए। 25 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। ईरान की मिलिट्री पावर अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है और अब ईरान की वार्निंग है कि अमेरिका खाड़ी देशों से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाए, नहीं तो वो उसे भागने पर मजबूर कर देगा। ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस को वो इस इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता है। Yes, we are concerned and would urge Iran to continue to de-escalate tensions in the region. We absolutely condemn what has happened over the past couple of days. My thoughts are with all of those impacted, those who've lost their lives, their families, and those that are injured. We stand resolutely with our allies to bring stability and peace to the region, and that's what we'll continue to work towards. ईरान अपने ऐसे हथियारों को एक जबरदस्त फायर पावर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये ईरान का इलाका है और यहाँ उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। अब डर है कि ईरान और अमेरिका का टकराव बढ़ा तो क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध और गाजा में हो रही नॉन स्टॉप बमबारी के बीच ये तीसरा वॉर जोन है जो अचानक एक्टिव हो गया है। सवाल है कि क्या एक नया खाड़ी युद्ध होने जा रहा है? क्या इराक और अमेरिका के बाद अब ईरान और अमेरिका की जंग होगी? क्या अमेरिका और ईरान का युद्ध हुआ तो ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है? ये तीनों सवाल इसीलिए क्योंकि खाड़ी में तनाव बहुत ज्यादा है। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात कभी भी बन सकते हैं। इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो अपने साथ अमेरिका और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। इसकी बड़ी वजह ईरान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता भी है, या कहें कि दोनों में तनाव कम होने से दो देशों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजराइल का।